नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। खबरों की शुरुआत करेंगे अभी की बड़ी खबर से। लालू प्रसाद को बहुत बड़ी राहत मिली है। जी हां, चारा घोटाला में ये राहत मिली है। आपको बता दें कि देवघर चारा घोटाला से ये जुड़ी खबर है। लालू प्रसाद को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। जमानत को रद्द करने से इनकार कर दिया गया है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर आदेश देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने हाईकोर्ट से मामले में जल्द सुनवाई करने को भी कहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चलिए, शंकर आनंद और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शंकर आनंद, क्या कुछ कोर्ट के तहत कहा गया है? एक बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, लालू प्रसाद यादव को एक थोड़ी सी राहत जरूर कही जा सकती है। और सीबीआई के द्वारा जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के जमानत को लेकर जिस तरह से एक याचिका दायर किया गया था और कहा गया था कि उनकी जो जमानत है वो रद्द होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से ये मामला पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट से लालू प्रसाद यादव को एक थोड़ी सी राहत जरूर है। जो पहले से राहत मिली थी वो राहत बरकरार है। और झारखंड हाईकोर्ट से हालांकि 6 महीने में अपील पर फैसला करने को कहा है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है, तो इस मामले पे कह सकते हैं लालू प्रसाद यादव को जो पहले से राहत मिली है वो राहत बरकरार रहेगा। उसमें कहीं से भी कहा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को देवघर चारा घोटाला मामले में जो राहत दिया था उसको बरकरार रखा है। और कहा गया है कि अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। और एक तरह से कह सकते हैं कि आज इस मामले पर जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस PV बराले की पीठ झारखंड सरकार की उस विशेष अनुमति वाली याचिका यानी SLP पे सुनवाई कर रही थी, जिसमें कि 12 जुलाई 2019 को झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा पारित आदेशों को चुनौती दी गई थी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि लंबित आपराधिक अपील पर निस्तारण 6 महीने में करने का निर्देश भी दिया गया है। और कहीं कहीं कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद तमाम जानकारी के लिए। और दूसरी बड़ी खबर पटना से है, जहां बंटी यादव हत्याकांड मामले को लेकर पुलिस पर गाज गिरी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 3 दारोगा समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं। बंटी यादव हत्याकांड में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। लापरवाही के आरोप में इन्हें निलंबित किए गए हैं। सेंट्रल SP ममता कल्याणी ने विभागीय जांच के आधार पर ASI प्रवीण कुमार पंकज, ASI अवधेश कुमार, ASI वीर बहादुर सिंह और गृह रक्षक सुदर्शन प्रसाद को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया है। जांच में सामने आया है कि अपहरण के समय ये पुलिसकर्मी घटनास्थल के करीब मौजूद थे, लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं कर सके। सभी को 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि बंटी यादव का 6 जुलाई को अपहरण हुआ था और 5 दिन बाद अथमल गोला से शव बरामद हुआ था। मामले में पुलिस की शुरुआती कार्रवाई पर लगातार सवाल उठ रहे थे। फिलहाल हत्या और पुलिस की भूमिका दोनों की जांच जारी है। चलिए, धर्मेंद्र और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, बंटी यादव हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है, अब पुलिस कर्मियों पर गाजगिरी है, क्या कुछ जानकारी? जी, जिस तरह से शुरुआती जांच में पुलिस कर्मियों की लापरवाही आई थी, पुलिस महकमे की जमकर किरकिरी हुई थी, उसके बाद सेंट्रल SP ममता कल्याणी के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। बड़ी कार्रवाई है और उन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई है जो उस समय घटनास्थल के आसपास मौजूद थे। 3 ASI और 1 गृह रक्षक है, उनको सस्पेंड किया गया है और 3 दिन के अंदर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। तो ये एक बड़ी कार्रवाई है। जिस तरह से 6 जुलाई को बंटी का अपहरण होता है, उसका CCTV फुटेज उसके परिजनों के द्वारा मुहैया कराए जाते हैं, उसके बावजूद भी उनकी लाश मिलती है, 5 दिनों के बाद लाश मिलती है। और इस दौरान पुलिस की तमाम जो कार्रवाई थी, उस कार्रवाई पे सवाल खड़े हो रहे थे। पुलिस महकमे की जमकर किरकिरी हुई थी और अब जाकर जो स्थिति है, पुलिस महकमे के द्वारा इन 4 जो पुलिसकर्मी हैं इनको सस्पेंड किया गया है। 3 दिन के अंदर इनसे नोटिस मांगा गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई है और खुद सेंट्रल SP ममता कल्याणी के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। जी, बंटी यादव हत्याकांड से जुड़े जो अपराधी हैं उनको पकड़ने के लिए फिलहाल क्या कुछ किया जा रहा है धर्मेंद्र? जी, लगातार जो जांच प्रक्रिया है वो काफी तेज है। खुद ममता कल्याणी और जो बड़े अधिकारी हैं इस मामले में जांच कर रहे हैं। जो CCTV फुटेज के आधार पर जो अपहरण करने वाले थे उनके पकड़ने की कोशिश की जा रही है और जल्द ही इस मामले में पुलिस महकमा कोई बड़ा खुलासा करेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए धर्मेंद्र।
तो 3 दारोगा समेत 4 पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया गया है। बंटी यादव हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और अब बात बांकीपुर उपचुनाव की। जी हां, बीजेपी उम्मीदवार ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि इस चुनाव में मेरी जीत पक्की है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी हमारे सामने टिक नहीं सकता, क्योंकि पूरी तरह से बीजेपी की रणनीति अब सामने आ गई है। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर जो बीजेपी उम्मीदवार हैं नीरज कुमार सिंह अपनी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि वो अभी तक एक कार्यकर्ता की तरह चुनाव लड़वाया करते थे, लेकिन आज वो खुद मैदान में हैं, इसलिए उन्हें बीजेपी का आभार जताया है उन्होंने। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस चुनाव में उनकी जीत पक्की है। मैं बूथ लेवल का कार्यकर्ता रहा हूं, अब मंडल अध्यक्ष रहा हूं, मैंने चुनाव भी लड़वाया है। आज पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने मुझे जो दायित्व दिए है मंडल अध्यक्ष को, मैंने चुनाव लड़वाया है। और मैंने नितिन भैया को ही चुनाव लड़वाया, विधायक के जीते हैं बांकीपुर से, उनके लिए मैंने सेवा किया, उनके लिए कार्य किया। उनके द्वारा जो सिखाया गया जो कार्य है, मैंने कार्य कर करके उनको आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं हम लोग के, और काम करते हुए मैंने उनको आगे बढ़ाया है। उसी प्रकार से जब मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, मैं कार्य किया हूँ बूथ पर, चुनाव में किया हूँ, तो मैं खुद लड़ रहा हूँ, तो मुझे कोई इस तरह से नहीं, मैं निश्चित जीत है। कार्यकर्ताओं की शक्ति और प्रदेश शीर्ष नेतृत्व का जो मेरा विश्वास है, बीजेपी ने जो मुझे मौका दिया है सम्मान करने में, तो कल्पना भी नहीं किया था कि मुझे मिलेगा। बस मैं आपके सामने है प्रशांत किशोर है, आरजेडी है, कोई चुनौती है? चुनौती क्या रहेगा? मैंने तो चुनाव लड़वाया, इतना जिताया, तो मुझे जो खुद जो चुनाव लड़ा जितवाया, अब मुझे क्या, मैं तो खुद चुनाव लड़ा, मेरे कार्यकर्ता मेरी शक्ति है। तो वादे और दावे के बीच अब आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। गिरिराज सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी की जीत पक्की है, सभी लोग बीजेपी की हुई वोट करेंगे। गिरिराज सिंह ने इस दौरान आरजेडी के नेता पर भी निशाना साधा है। गिरिराज जी, बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तीफे से वो सीट खाली हुई है, किस तरह से देख रहे हैं वहां पर संभावना को, चूंकि आप लोगों के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है बांकीपुर का चुनाव? ये भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से ही लेती है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो। और भारतीय जनता पार्टी अपने काम और अपने कार्यकर्ता और मतदाता के सहारे चुनाव लड़ती है। बांकीपुर की जनता जानता है कि नितिन नवीन जी ने बांकीपुर में कौन कौन काम किया है। आरजेडी राजनीति से ही लगता है खत्म हो गया। तेजस्वी यादव का अता पता नहीं, कहीं गए होंगे छुट्टी मनाने। वहां का मतदाता जानता है कि विपक्ष केवल नकारात्मक बातें करके माहौल को खराब कर सकता है, लेकिन मतदाता भारतीय जनता पार्टी को ही जिताएगी। आज पटना का विकास देखिए, जेपी पथ, गंगा मैरीन ड्राइव, ये बताता है कि विकास कितना हुआ है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन आरजेडी में केवल गुंडागर्दी छोड़ करके कुछ नहीं हुआ। आप आरजेडी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर भी वहां पर चुनाव मैदान में है। वो कितनी बड़ी चुनौती हो सकते हैं? तीसरा त्रिकोण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, मैं तो समझता हूं पूरी चुनाव जो व्यक्ति हार गया, जमानत जब्त हो गया, कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा हो और वो अपने उम्मीदवारी में खड़ा हो, तो क्या कहिएगा? क्या वो वोट को खरीदने आए हैं? वोट मतदाता
बिकने वाला है क्या? चलिए, और अब एक बड़ी खबर मोतिहारी से है, जहां फर्जी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया गया है। बापूधाम रेलवे स्टेशन पर ये तैनात था, ड्यूटी कर रहा था, उसी दौरान इसकी गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि मोतिहारी से ये फर्जी पुलिसकर्मी गिरफ्तार हुआ है। आरोपी राजेपुर थाना के इस्माइल गांव का पवन कुमार है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि पवन पिछले 10 दिनों से बापूधाम रेलवे स्टेशन पर रोज ड्यूटी कर रहा था और खुद भी नौकरी के नाम पर ठगी का शिकार हुआ था। उसने बताया कि वो महाराष्ट्र में मजदूरी करता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात जो है पताही के हरेंद्र राम से हुई। हरेंद्र ने पुलिस की नौकरी दिलाने का भरोसा देकर पटना सचिवालय में उसका संपर्क कराया। उसी के सुझाव पर वो अपनी बहन के साथ मुजफ्फरपुर में पुलिस की तैयारी करने लगा। कुछ समय बाद हरेंद्र राम उसे पटना ले गया और उसकी मुलाकात वासुदेव राम से कराई। फिर 4 लाख रुपए लेकर वर्दी सिलवाकर उसे बापूधाम स्टेशन पर ड्यूटी करने के लिए भेज दिया। को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति हैं जो पुलिस नहीं है लेकिन वर्दी पहन के ड्यूटी कर रहे हैं। सूचना के सत्यापन में वहाँ टाउन थाना से पदाधिकारी गए थे और ये घटना जो है सच पाई गई। इनसे पूछताछ भी की गई है तो ये वर्दी पहने हुए हैं और इनका कहना है कि कोई व्यक्ति इनको नौकरी के नाम पर ठगी किया है और उसी ने बोला कि तुम्हारी नौकरी हो गई है, तुम वर्दी पहन के ड्यूटी करो। कहाँ रहो पहले प्रदेश थे, महाराष्ट्र। अच्छा, फिर कैसे पुलिस बन गए? हरिंदर कहा मम्मी को बाद हरे बासुदेव था ना, वही नौकरी ला कहा, बोले शौचालय में हम नौकरी करते हैं, साहब का बेटा को लड़की को लगवा देंगे। तो खाली मेरा लगवाया, वो मतलब वर्दी सिवाने के लिए तहीं भेजा, बोले जाकर वर्दी 4 लाख रुपये लिया, सर्टिफिकेट सब लिया। 2 कॉपी 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपया करके 50 हज़ार करके लेता था। समूह उठा के सब चीज़ करके गेहूँ बेच के देते थे और वह भेजा था। और अब बात मुजफ्फरपुर की, जहां पर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो शराब की तस्करी करता था और ये ऑटो से तस्करी करता था, ट्रॉली में शराब भरकर डिलीवरी करता था और एक खेप के लिए शराब की धंधेबाज इन्हें 5,000 रुपये देते थे। अय्यारपुर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ युवक ट्रॉली बैग में विदेशी शराब की खेप लेकर पहुंचता है और उस खेप को एक ऑटो में रखकर सीतामढ़ी की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। इस खबर पर पुलिस एक्शन में आई और तलाशी अभियान चलाया, जिसमें 2 युवक को शराब की खेप के साथ गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए धंधेबाजों ने स्वीकार किया है कि उन्हें शराब पहुंचाने के लिए 5,000 रुपये मिलते थे। कौन पिकअप पर है? कौन बोला था तुमको लाने के लिए? माल तुम्हारा है? किसका है? पैसा मिलता हम लोग को 5,000, आगे जाके छोड़ देते हैं। जहाँ पे पकड़ाए हैं नेताजी के ढाबा के पास में, वहाँ पे बगल में गली है, वहाँ पे उतार देते हैं, पैसा आके ले जाता है, बस इतना। तुम्हारा काम है केवल लेके दे देना, 5,000 मिलता है। किसको देता है? वहाँ पे साइड में जंगल है, उसमें रख देते हैं, अगला आदमी आके ले जाते हैं। कौन पिकअप पर है? तलाशी क्रम एक टेम्पू सीतामढ़ी रोड में, वहाँ सूचना मिली कि वो सीतामढ़ी रोड में निकल गए हैं। सीतामढ़ी रोड में जब तलाशी ली गई आगे जा कर के, तो एक होटल है, रेस्टोरेंट कॉर्पोरेट इवेंट नाम का होटल है, उसी होटल के सामने उस टेम्पू की तलाशी ली गई तो उसमें 4 ट्रॉली बैग में 90 लीटर बियर बरामद हुई है। और अगली बड़ी खबर नालंदा से है, जहां पर एक मामूली सी विवाद में गोली चली है और गोली एक युवक को लगी है। बताया जा रहा है कि खेत जोतने को लेकर के ये विवाद हुआ था और उसी दौरान ये गोली चली है और एक शख्स को गोली लगी है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौके से एक देसी पिस्टल बरामद किया गया है। दीपनगर के दारोगा बीघा की ये घटना है। परिजनों का पुलिस पर भी आरोप है। बदमाशों से मिलीभगत का आरोप लगाया गया है परिजन की तरफ से। तो बड़ी खबर नालंदा से, जहां मामूली विवाद में गोली चली है, एक शख्स को गोली। कई कट्ठा जमीन? जमीन है 12 कट्ठा। 12 कट्ठा किसको दिए थे? सोहामन सिंह के। हाँ, तो जमीन नहीं लिख रहा है? नहीं। आज क्या हुआ? आज वही खेत जोत रहे थे, तो वही खेत जोत रहे थे, प्रशासन गया तो प्रशासन कहे इसकी जय घर बड़ा बाबू बुलाए हैं, जो चल जाइए, कोई मैडम था। तो हम कहा कि नहीं सर, अभी रोपनी हो रहा है, दूसरा खेत रोपा रहे हैं, 4 बजे हम आवेंगे। तो प्रशासन कहे इसकी ठीक है आइएगा, और वही जाए लगे, वो गाड़ी पक्के लगा और बाद गोली मार दिया। गोली क्या मारा? गोली मारा सुषपाल।
और रांची से एक दुखद खबर, जहां पर पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक का निधन हुआ। 83 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। आपको बता दें कि रांची के पल्स अस्पताल में उनका निधन हुआ है। काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। धनबाद से विधायक रह चुके थे। मजदूरों के भी नेता थे मन्नान मल्लिक। तो 83 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। चलिए और अधिक जानकारी के साथ गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, एक दुखद खबर, पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक का निधन हुआ है। बताया जा रहा है कि वो बहुत लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बिल्कुल, 83 वर्षीय मन्नान मल्लिक ने आज रांची के पल्स अस्पताल में आखिरी सांस ली है। लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे, जिसके बाद उन्हें पल्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। धनबाद विधानसभा से 2019 से 2014 के बीच वो विधायक रहे थे। हालांकि मन्नान मल्लिक की बात करें तो हाल के दिनों में ही कोर्ट से गोलीकांड में उन्हें सजा भी सुनाई गई थी और उसके बाद आज उन्होंने आखिरी सांस ली है, जिसके बाद पूरे राज्य भर में, इसके साथ साथ धनबाद के इलाके में भी शोक की लहर है। अगर मन्नान मल्लिक के बारे में बात करें तो कोलांचल का जो इलाका है, जो कोलफील्ड का इलाका है, वहाँ इनका बड़ा नाम था और मजदूरों के नेता के नाम के भी रूप में मन्नान मल्लिक को लोग देखते थे। तो पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक का निधन हुआ है। गौरव, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो इस पर ये एक बेहद क्षति है राजनीतिक गलियारों के लिए, चूंकि वो मजदूरों के भी नेता थे और लोगों का जुड़ाव उनसे रहा है। उनको किस तरह से देख रहे थे आप? बिल्कुल, आप देखिए कि कांग्रेस के सीनियर लीडर्स के रूप में मन्नान मल्लिक जाने जाते थे और मन्नान मल्लिक आज भी, अगर आप धनबाद की बात करें तो धनबाद के इलाके में मन्नान मल्लिक की छवि थी। मजदूरों के नेता के रूप में वो थे। हालांकि हाल के दिनों में, पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो मन्नान मल्लिक जो झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री भी रहे थे और उनके साथ बच्चा सिंह जो थे, उनके खिलाफ गोली कांड में नामजद आरोपी ये थे और उसके बाद कोर्ट ने इन पर आरोप भी तय कर दिया था। अभी 2 दिन पहले की एक खबर थी। उसके बाद आज उनका निधन हुआ है। तो निश्चित रूप से शोक की लहर तो है ही पूरे धनबाद के साथ साथ पूरे राज्य भर में इसे शोक की लहर। वाकई ये दुखद खबर है। गौरव, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच सीएम हेमंत सोरेन ने भी दुख जताया है उनके निधन पर। झारखंड सरकार में पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री मन्नान मल्लिक जी के निधन का दुखद समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। मन्नान मल्लिक जी ने लंबे समय तक जनसेवा और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहकर झारखंड, विशेषकर धनबाद की जनता की आवाज को मजबूती से उठाया। उनके निधन से राज्य के एक अनुभवी जनप्रतिनिधि और सामाजिक सरोकारों से जुड़े नेता को खो दिया है। मरांग बुरो दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों, समर्थकों और शुभचिंतकों को इस कठिन घड़ी में संबल प्रदान करे। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस दुखद खबर पर उन्होंने ट्वीट कर परिवार को सांत्वना दी है। और अगली खबर बेगूसराय से है, जहां पर मामला ये बताया जाता है बीरपुर स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का ये मामला है और इस विद्यालय की तत्कालीन वार्डन रिंकू कुमारी की 2021 में हुई संदिग्ध मौत मामले की जांच फिर से तेज हो गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर गठित एसआईटी के प्रमुख मगध रेंज के आईजी विकास वैभव ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच से जुड़े साक्ष्यों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि पहले मामले को आत्महत्या मानकर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई थी, लेकिन अब हाईकोर्ट के निर्देश पर नए सिरे से निष्पक्ष जांच की जा रही है। मृतका की बेटी ने हत्या का आरोप लगाया है। बीरपुर थाना क्षेत्र बेगूसराय में वर्ष 2021 के 4 अप्रैल को यहाँ जो वार्डन थी उनको मृत पाया गया था और उस संबंध में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था थाने में। उसकी फाइनल फॉर्म पुलिस के द्वारा सबमिट की गई थी। इन पूरी परिस्थितियों को माननीय उच्च न्यायालय ने संदिग्ध मानते हुए इस घटना की पुनः नए सिरे से जांच करने का आदेश दिया है। तो मुझे इसके लिए प्राधिकृत किया गया। आज से इस केस का जांच हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। अनेक बिंदु हैं जिस पर हम लोग जांच करेंगे। और अगली खबर पटना से है, जहां पालीगंज में धड़ल्ले से अवैध बालू का खनन किया जा रहा है। बिना डरे ये अवैध माफिया बालू की अवैध खनन कर रहे हैं। पालीगंज के रनिया तालाब थाना क्षेत्र के धनराज चपरा में अवैध बालू खनन किया जा रहा है। एनजीटी के रोक के बाद भी अवैध बालू खनन धड़ल्ले से जारी है। ना तो खनन विभाग कुछ कर रही है, ना ही स्थानीय पुलिस का यहां चल रहा है।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सोन नदी से बालू की लूट मची हुई है। रानी तालाब थाना के सामने से ये अवैध बालू से लदा ट्रैक्टर गुजर रहा है और पुलिस देखती रह जाती है। आपको बता दें कि एनजीटी के रोक के बावजूद भी अवैध बालू खनन धड़ल्ले से जारी है। खनन माफिया को कोई भी डर नहीं है, पुलिस वाले देखते रह जाते हैं और यहां से बालू लदा ट्रैक्टर गुजर जाता है। और अगली खबर गोपालगंज से, जहां बारिश के बाद अस्पताल पानी पानी हो गया है। जहां मानसून के आते ही बारिश हुई और उसके बाद सदर अस्पताल की जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश के बाद मॉडल सदर अस्पताल का हाल है, जहां पूरा परिसर पानी पानी हो गया है। नगर परिषद का ड्रेनेज सिस्टम फेल होने के कारण रिहायशी मोहल्ले में भी पानी भर गया है। मरीज परेशान हैं क्योंकि संक्रमण का खतरा बना हुआ है। मरीजों का कहना है कि हल्की बारिश में भी अस्पताल परिसर में पानी भर जाता है और फिर जाना आना मुश्किल हो जाता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।